बीएससी पार्ट थर्ड के सभी स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो सत्र में लेक्चर में एक नई प्रॉब्लम को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है वन डायमेंशनल फाइनाइट डेप्थ स्क्वायर वेल पोटेंशियल, यानी एक विमीय परिमित गहराई के विभव कूप में कण के लिए। इस स्टडी में सबसे पहले एक एम द्रव्यमान का कण है जो कि आपको दिखाए अनुसार विभव क्षेत्र में यानी पोटेंशियल वेल में स्थित है, परिबद्ध है, बाउंड है। ये आप देख पा रहे हैं, ये एक विभव कूप है जिसकी गहराई -v0 है। इसमें एक कण, पहले वाले स्थिति में तो क्या था, कण आ रहा था बाईं ओर से, इसमें कण आ नहीं रहा है कहीं से। इसमें कण यहाँ पर इस क्षेत्र में है, एम द्रव्यमान का कण है और इस क्षेत्र में उसकी जो कुल ऊर्जा है कैपिटल ई वो है 0 से कम है। तो ऐसा जो कण होगा जिसकी ऊर्जा, कुल ऊर्जा का मान 0 से कम हो, ऋणात्मक हो, ऐसा कण इस क्षेत्र में क्या कहलाएगा, परिबद्ध कहलाएगा, बाउंडेड कहलाएगा। वह कहीं इससे बाहर फ्रीली मूव नहीं कर सकता है। तो ये आपके सामने एक, सबसे पहले आप जो लिखेंगे इसकी डेफिनेशन में यानी गणितीय रूप में जो विभव है वो किस तरीके से v का मान कैसे फैला हुआ है। माना कि इसको 3 क्षेत्रों में बांटा हुआ है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। आप देख पा रहे हैं फर्स्ट क्षेत्र -a से इस तरफ वाला है पूरा, ये वाला, ये -a से +a के बीच में x की वैल्यू है, वो सेकंड क्षेत्र है ये। और x का मान जब a से ज़्यादा है तो थर्ड क्षेत्र है। क्लियर? तो एक ऐसा विभव क्षेत्र है जो कि 3 भागों में बटा हुआ है और इसको गणितीय रूप में ये लिखा गया है। आप देख पा रहे होंगे कि व्हेन x इज लेस देन -a, यानी इस तरफ फर्स्ट क्षेत्र में vx बराबर 0 है, कोई पोटेंशियल नहीं है। ये -v0 है, कब, सेकंड क्षेत्र में -a से +a के बीच, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक। x का मान जब a से ज़्यादा है, यानी इस क्षेत्र में, इस तरफ वाले में, यानी इस क्षेत्र में जो आप देखेंगे, इस क्षेत्र में कि कण जो है के लिए vx का मान क्या है, 0 है। क्लियर? तो सबसे पहले ये चीज़ आप लिख के आएंगे। एग्जाम में शब्दों में लिखा हुआ आएगा, एक विमीय परिमित गहराई के विभव कूप में कण की गति की विवेचना कीजिए तथा इसके लिए आइगन मान और आइगन फलन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको ये डेफिनेशन गणितीय रूप में अपने आप लिखनी है। चित्र जो आप देख पा रहे हैं, इसका जो रिप्रेजेंट किया गया चित्र है, ये आपको लिखना है, बनाना है ये। और फिर आपको जो चीज़ लिखी हुई है, एम द्रव्यमान का कण कूप में परिबद्ध है। परिबद्ध कण के लिए आवश्यक होता है कि उसकी कुल ऊर्जा का मान E का मान जो है वो क्या हो, 0 से कम हो। और इसको थोड़ा सा मैं आपको चूँकि ये दिखाना चाहूँगा, जैसे E बराबर -e मॉडुलस लिखा है। गणित के लिहाज से आप लोगों को तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि अगर E का मान -5 है, E का मान कितना है, E का मान कितना है, -5 है, तो आप देख पा रहे हैं -5 जो होगा, 5 तो यहाँ आएगा और चिन्ह बाहर, यानी अंदर जो E है, ये चिन्ह, ये राशि धनात्मक है अंदर, और जो चिन्ह होगा वो कहाँ पर, बाहर अपने निकाला हुआ है। तो -5 को अपने यानी क्या लिखेंगे, जहाँ कैपिटल E आएगा वहाँ पर अपन 5 का अंक लिखेंगे, माइनस अपन पहले से ही शामिल किया हुआ सूत्र में कर रहे हैं। तो माइनस, जैसे फ्यूचर में कहीं भी E बराबर -5 रखना हो तो आप -5 नहीं रखेंगे, आप क्या रखेंगे, केवल 5 रखेंगे, क्योंकि माइनस को अपन पहले काउंट करके चल रहे हैं। तो ये इसका एक मीनिंग जो कि आप ध्यान रखेंगे। विशेष समझने की चीज़ भी इसमें यही है, गणितीय रूप से ये वाली चीज़, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इस समय। तो ये चीज़ आप देखें। अब सबसे पहले, जैसे कि आपको पता है, तीनों क्षेत्रों के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन लिखे जाएंगे एक एक कर। चूँकि आपको पता है, मैं आपको जो लेक्चर दे रहा हूँ, वीडियो लेक्चर या पढ़ा रहा हूँ आपको डिस्टेंस थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के माध्यम से जो आपको पढ़ा रहा हूँ,
तो आप ये देख पा रहे होंगे कि मैंने किताबों से अलग हटकर इसको श्रोडिंगर समीकरण को 3 क्षेत्रों में बिल्कुल ऑनलाइन कंपैरिजन किया हुआ है, जिसको आप देख पाएंगे तीनों क्षेत्रों के लिए ये लिखा हुआ है कि आपको जिससे पता पड़े हमेशा कि ये ऐसा क्यों है। जैसे ये है, आप देख पा रहे हो फर्स्ट क्षेत्र, सेकंड क्षेत्र और थर्ड क्षेत्र। थोड़ा सा मैं इसको स्लाइड कर रहा हूँ, ये थर्ड क्षेत्र है। तीनों क्षेत्रों को आप देख पा रहे हैं इसमें, और तीनों ऑनलाइन यानी कंपैरेटिवली रूप से, जिसमें क्या आप पता कर सकें कि इसमें ऐसा क्यों है, उसमें ऐसा क्यों है इत्यादि। तो फर्स्ट क्षेत्र में यानी श्रोडिंगर इक्वेशंस को अपन देख रहे हैं। सबसे पहले श्रोडिंगर, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ आपको, जिससे आपको साफ साफ लिखेगा श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर रीजन फर्स्ट, रीजन सेकंड और रीजन थर्ड। फर्स्ट क्षेत्र के लिए आप देख पा रहे हैं श्रोडिंगर समीकरण, जैसे कि आपको सभी को पता है d2 साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ चिन्ह किसका आता है प्लस 2m e अपॉन एच स्क्वायर साई फर्स्ट बराबर 0। यहाँ पर जो e का मान चूंकि माइनस में है तो इस वो जो माइनस है उसको यहाँ पे शामिल कर लिया गया है। ये जो e आएगा दैट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। जैसे e बराबर -5 है तो आपको फॉर्मूले में केवल 5 लिखना है यहाँ पर, और माइनस को आपने पहले क्या कर लिया है, इंक्लूड कर लिया है। यही चीज़ मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। क्लियर? अब इस पर आ जाएं। सेकंड क्षेत्र में आप देख पा रहे हैं d2 साई सेकंड अपॉन डी एक्स स्क्वायर। सेकंड क्षेत्र में तरंग फलन का मान माना साई सेकंड है। अब आपको पता है 2m सूत्र क्या होता है अपना e माइनस वी नॉट, ई माइनस वी होता है सूत्र। तो माइनस ये माइनस वी नॉट, ये क्या माइनस है तो माइनस से वी नॉट क्या हो गया प्लस। अब ई जो आएगा, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ई क्या लिखा जाएगा, अपन क्या लिख रहे हैं माइनस ई मॉडुलस। इसका मतलब ये है कि माइनस को आप ऑलरेडी लेके चल रहे हैं। जब भी आपको न्यूमेरिकल में ई बराबर -5 आपको दिया हुआ है, ऊर्जा का मान -5 दिया हुआ है, तो आप -5 नहीं रखेंगे कहीं भी, वहाँ क्या केवल 5 रखेंगे, क्योंकि माइनस का चिन्ह आपने ऑलरेडी इंक्लूड किया हुआ है। तो माइनस इंक्लूड ये कर रखा है ई मॉडुलस इस तरीके से। अब इसमें से वी नोट को आगे लिख लो, माइनस ई को ये लिख लो। और अब आ जाओ थर्ड पर। थर्ड क्षेत्र में आप देख पा रहे होगे, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। d2 साई अपॉन डी प्लस, इसमें क्या है जैसे पहले की तरह क्या आ जाएगा, वैसे कायदे से प्लस प्लस का चिन्ह होता है, ये प्लस ट्वाइस एम ई, लेकिन ई का माइनस कहाँ पे लिया हुआ है यहाँ पर, तो ट्वाइस एम ई एच स्क्वायर। और यहाँ पर जो चीज़ है वो क्या आ जाएगी, इसके बगल में क्या आ जाएगी साई थर्ड बराबर 0। इस तरीके से सबसे पहला जो अहम काम होता है, जो बेसिक काम है, वो क्या होता है, डेफिनेशन को जानने के बाद, चित्र को जानने के बाद सबसे पहला काम क्या होता है कि तीनों क्षेत्रों के लिए श्रोडिंगर समीकरणों को लिखना। क्लियर? अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आ सकता है कि क्योंकि सब आपने ई मॉडुलस लिखा है, माइनस को अलग किया हुआ है, औरों में ऐसा नहीं किया हुआ है, इसकी क्या। देखो इसमें मैं आपको बहुत क्लियर कट बता दूं कि हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसको थोड़ा सा उसी रूप में ढाला जाता है, जिससे कि रिजल्ट्स में माइनस के चिन्ह में साइन बीटा कॉस आने में सूत्रों में इजी रहे, क्योंकि अंतर कुछ पढ़ना नहीं है, क्योंकि गलत काम तो कर नहीं रहे। तो -5 को ऐसे भी ले सकते हैं, वैसे भी ले सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस प्रॉब्लम को, यानी इस प्रॉब्लम को का जो सॉल्यूशन है उस रूप में ढालने के लिए ऐसा किया जाता है, जो कि आप और हम दोनों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, याद रखना पड़ेगा कि इसको अपन ऐसा करके चल रहे हैं। क्लियर? अब ये जो है इसको अपन क्या लेते हैं अल्फा स्क्वायर, ये माइनस अल्फा स्क्वायर हो गया। इस वाले पद को क्या लेंगे, इसको कुछ मानते हैं, जैसे आपको पता है इसको क्या माने, इस वाले पद को क्या माने बीटा स्क्वायर। ऐसे ही इसको क्या माने, इसको जैसे जो भी पहले क्षेत्र के बराबर है जिसको क्या मान लिया, इसको क्या मान लिया अल्फा स्क्वायर। तो ये माइनस अल्फा स्क्वायर के साथ हो गया, ये प्लस बीटा स्क्वायर के साथ हो गया, और ये भी माइनस अल्फा स्क्वायर के साथ। अल्फा बराबर क्या हो गया यहाँ पर ट्वाइस एम ई मॉडुलस अपॉन एच स्क्वायर। इसमें भी अल्फा बराबर क्या हो गया ट्वाइस एम ई मॉडुलस अपॉन एच स्क्वायर का रूट। इसमें बीटा बराबर क्या हो गया 2m अपॉन एच स्क्वायर वी नॉट माइनस ई मॉडुलस का रूट। तो ये जो आपके सामने जो मैंने खाका खींचा है,
ये जो मैंने आपको बताया है, पढ़ाया है, क्योंकि ये 2 in 1 चीज़ है, आप ध्यान रखना। ये आपके पास PDF के नोट्स भी हैं और आपके पास ये लेक्चर के द्वारा समझाया जा रहा है, तो आप लोगों के पास दोनों चीज़ उपलब्ध हैं। आप इसमें से वीडियो में से देख देख कर पॉज कर कर इनको लिख भी सकते हैं साथ साथ। तो ये जो चीज़ है, ये श्रोडिंगर समीकरण फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों क्षेत्रों के लिए आपने लिख लिए, जो कि मैंने नाम दे रखे हैं समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3। समीकरण 1, समीकरण 2, ये 2 और ये समीकरण नंबर 3। अल्फा को याद रखेंगे या बीटा को याद रखेंगे, क्योंकि आगे ये काम आएगा। क्लियर? अब इसको जानने के बाद अगला कदम जो होता है वो क्या होता है कि अगला जो कदम अपन जो लिखते हैं वो क्या आता है, बाउंड्री कंडीशंस, सातत्य प्रतिबंध भी कह सकते हैं आप। और ये भी जग जाहिर है कि इस स्क्वायर वेल की 2 बाउंड्री हैं, 2 दीवार है, एक x बराबर a पर है और एक x बराबर -a पर है। ये x बराबर a वाली है, ये x बराबर -a वाली है। -a वाली जो दीवार है ये फर्स्ट सेकंड क्षेत्रों को विभाजित कर रही है, प्लस a वाली जो दीवार है ये सेकंड और थर्ड क्षेत्रों को विभाजित कर रही है, बाउंड्री पर है ये। तो ये 2 यानी x बराबर -a पर बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे, x प्लस a पर बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे। जैसे कि आपको पता है x बराबर -a पर साई फर्स्ट बराबर क्या होगा, साई सेकेंड, और उनका प्रथम अवकलन का मान भी क्या होगा, बराबर। ऐसे ही x बराबर +a पर भी साई सेकेंड बराबर साई थर्ड होगा और उनके प्रथम अवकलन के मान भी क्या होंगे, बराबर। ये पहले भी श्रोडिंगर समीकरणों में आता रहा है, तो ये आपको पहले से ही पता है। अब साई फर्स्ट, हाँ, ये इनकी क्या होगी, बाउंड्री कंडीशंस। अब बाउंड्री कंडीशंस को जान लिया। अब बाउंड्री कंडीशंस को जान के इनको लगाने के लिए सबसे पहले अपने जो समीकरण नंबर ये जो आए हैं, समीकरण नंबर जो आप देख रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड और ये वाला कौन सा, थर्ड, इन तीनों समीकरणों को आप जो देख रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इनके हल भी चाहिए पहले अपने को। यानी इसका हल क्या है, साई फर्स्ट का हल क्या होगा, इसके द्वारा साई सेकंड का हल इस गणितीय समीकरण से क्या आएगा और साई थर्ड का मान क्या आएगा। क्लियर? तो इनके हल जैसे आप निकालोगे, जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि इसका हल क्या होगा इस वाले समीकरण का, तो जो मैथमेटिकल इक्वेशन वाली जो किताब है मैथमेटिक्स में, गणित में, तो उससे आप निकालोगे तो क्या आएगा, ऐसे समीकरण हल क्या आता है, a e⁻α x + b e⁻−𝛼x। क्योंकि ये माइनस का चिन्ह है तो आइटा तो आएगा नहीं यहाँ पर, इन दोनों ई के पदों में क्या आएगा, यहाँ पर माइनस का है तो उस तरफ जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये इस तरीके का आपको पद ए और बी क्या दो कांस्टेंट है। ऐसे ही ये जो क्षेत्र है, ये वाला कौन सा, ये वाला, इसमें भी थर्ड क्षेत्र की बात पहले कर रहा हूँ, इस वाले की, इसमें भी आप देखोगे तो इसका ये आ जाएगा f(e⁻x + g(e⁻−𝛼x)। कोई दिक्कत नहीं है। अब बचा कौन सा, बीच वाला, ये वाला, इसका श्रोडिंगर हल निकालोगे तो ये प्लस में है पहली बात। अब प्लस में है तो या तो इसको उस तरफ लेके जाएंगे, तो या तो ये आइटा यानी ई की पदों में लिखेंगे यहाँ पर, तो e⁻आइटा x और -आइटा x में आएगा, ये वो तरीका है। और दूसरा तरीका क्या होता है कि साइन कॉस के पदों में भी इनको लिख सकते हैं, तो c इसको लिखें c sin βx + d cos βx। अब आपके मन में फिर एक प्रश्न आ सकता है कि क्योंकि सर आपने ये e की पावर में जैसे ये लिखे है, वैसे ये भी लिख सकते थे, यहाँ आइटा आ जाता e की पावर में केवल, और कोई अंतर नहीं आता। लेकिन मैं आपको फिर यही कहना चाहूँगा कि प्रॉब्लम्स को उसके अनुसार, उसका रिजल्ट क्या अपन लाना चाहते हैं, किस उसको उसी रूप में ढाला जाता है। अपना टेस्ट क्या है उसी रूप में उसको लिया जाता है। आलू आपके पास है, अब आलू आपका मन कर रहा है, आपका टेस्ट कर रहा है कि मेरे को आलू की सब्ज़ी बनानी है, तो आप आलू की सब्ज़ी बनाएंगे। आलू के पराठे बनाने हैं तो आप उसको पराठे बना के खाएंगे। मीन्स अपन चाहते क्या है उस वस्तु से, उस ऑब्जेक्ट से, अपना इंटरेस्ट क्या है, किस रूप में है, उसी रूप में उसको ढाला जाता है। अगर आपको आलू की सब्ज़ी बनानी है तो काटना शुरू कर दोगे,
पराठे बनाने हैं तो उबालोगे, उबालने के बाद यानी उसी प्रक्रम में आना पड़ता है। उसी प्रकार से जैसे दूध है, दूध को पीना है तो पी जाओ, दही जमाना है तो दही जमाने के प्रोसेस में आना पड़ेगा। तो उसी हिसाब से जो अपना दैनिक जीवन में जो अपन सोचते करते हैं, चारों तरफ देखते करते हैं, उसी हिसाब से यहाँ भी वो हिसाब होता है कि ये जैसे ये जो लिखा गया है ये जानबूझकर किसी चीज़ को, परिस्थितियों को अंतर्गणितीय रूप से कुछ नहीं है, लेकिन अपना कुछ मीनिंगफुल रिजल्ट प्राप्त करने के लिए ऐसा किया जाता है जो कि ध्यान रखा जाएगा आपके द्वारा भी और मेरे द्वारा भी। आप जब एग्ज़ाम में जाएंगे तो इसको एज सच ध्यान रख के जाएंगे, इसको सॉल्यूशन में अपन ऐसा करते हैं तभी अपने को जो डिजायर्ड रिजल्ट है आपको प्राप्त होगा। तो ये चीज़ जो मेन है जो दिमाग में आती है वो चीज़। अब इसमें से आप जो देख पा रहे हो कि चूंकि आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी जो तरंग फलन साई है वो प्लस अनंत या माइनस अनंत पर जीरो होता है, यानी कोई भी तरंग फलन अनंत पर क्या होता है, जीरो। ये एक बात है जो कि आपको पहले से ही ध्यान में रहनी चाहिए। तो अगर इसमें x बराबर अनंत यहाँ रख देंगे, यहाँ रख दोगे अनंत को, इस वाले पद को लोगे तो ये अनंत, ये पद क्या कर रहा है, प्लस हो रहा है, तो यानी प्लस इन्फाइनाइट, यानी जिसको साई फर्स्ट को इन्फाइनाइट बना देगा ये। तो इसको यहाँ से हटाओ, यहाँ से, इसकी नो नीड ऑफ दिस, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये पद x बराबर माइनस इन्फाइनाइट पर साई फर्स्ट को इन्फाइनाइट बना रहा है। तो इस वाले पद को छोड़ देंगे, यहाँ पर ये छोड़ दिया, ऐसे ही यहाँ पर आ जाओ, x ये जो x बराबर प्लस इन्फाइनाइट पर, ये वाला है ना आगे वाला थर्ड चित्र में, अब यहाँ रखो प्लस इन्फाइनाइट, ये वाला पद इसको इन्फाइनाइट बना रहा है जो कि गलत है। यहाँ रखोगे आप प्लस इन्फाइनाइट तो माइनस इन्फाइनाइट होगा, माइनस इन्फाइनाइट क्या करेगा, जीरो हो जाएगा। तो इसमें से ये वाला पद हटाना, इसमें से ये वाला पद हटाना पड़ेगा आपको, तो क्या बचा आपके पास, जी बचा, ये यहाँ तक। तो इस तरीके से जो आप देख पा रहे हो वो ये है कि ये सबसे पहले आपको यही पूछा जाता है तरंग फलन क्या है इन तीनों क्षेत्रों के लिए। साई फर्स्ट बराबर ये आ गया आपके पास, साई सेकंड बराबर ये, साई थर्ड बराबर ये। अब आगे वाले वीडियो सत्र में इसके आगे की कहानी बताएंगे आपको। जब तक आप यहाँ तक एक बार इसको अच्छी तरीके से ध्यान रखकर, लिखकर और याद करने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।